हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8th एनसीईआरटी पॉलिटी का, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज़ इसमें हमारे डेमोक्रेसी का मेन पिलर है हमारी पार्लियामेंट, उसके बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट का क्या रोल है और पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it is the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। ये जो जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसमें क्या है कि हमारे डिसीजंस का क्या रोल है। बेसिकली हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाकर बिठाते हैं और वो कैसे अपने डिसीजन लेते हैं। फाइन, तो ये हमारी डेमोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिंबलाइज करते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी उसको सिंबलाइज करते हैं, और ये बहुत एक की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम देखेंगे कि वाई शुड पीपल डिसाइड। अभी तक तो ये हो रहा था कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, पर कर क्यों रहे हैं। देखेंगे कि इसमें जैसे इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। हमें सबको पता है कि हम आज़ाद कब हो गए थे, 15 अगस्त को हो गए थे 1947। अब लेकिन पहले क्या होता था कि दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। People from the various background joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। देखिए, पहले क्या होता था कि ये हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों का एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत डिफ़िकल्ट स्ट्रगल है। बहुत हमारी सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस जो आके एक साथ इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी डिसीजन पावर को एलेबरेट करने के लिए, लेने के लिए, बेसिकली पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड विद द फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिडंट एग्री विद मैनी ऑफ देयर डिसीजंस दैट दे लुक। देखिए, पहले क्या होता था, जब हमारे कॉलोनियल टाइम था तो बहुत सारे ऐसे जो लॉ बना दिए जाते थे, ऐसे रूल बना दिए जाते थे जिनमें जो कॉमन पीपल हैं वो क्या होते थे, एग्री नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसिज्म फेस किया अपने डिसीजंस पे, कॉलोनियल डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज जताया। लेकिन क्या हुआ, पहले हम लोगों की नहीं सुनी जाती थी। फिर क्या हुआ, जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और क्या डिमांड रखी कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कि उन्हें क्या किया जाए, हमारे जो बजट बनता है ना, जैसे हमारे पार्लियामेंट में बजट डिस्कस होता है, तो वो डिस्कस करने का राइट इंडियंस को दिया जाए। राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, हमें सवाल पूछने का राइट दिया जाए और डिस्कस करने का राइट दिया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर द सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, जिसमें क्या हुआ कि कुछ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें अलाउ कर दिया गया। अब क्या हुआ कि while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for the all adults to vote, nor could people participate in decision making। लेकिन क्या, ये तो हम कह दिया गया कि हम बजट डिस्कस कर सकते हैं, बट ये इसमें क्या क्लॉज लगाया गया कि सिर्फ कुछ ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ही डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें ही अलाउ किया गया। पूरी जो पब्लिक है, पूरी जो पीपल हैं, हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, उस सभी को वोट करने का राइट नहीं था, और सभी लोग क्या थे, अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब आगे क्या हुआ कि द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। जो गवर्नमेंट क्या होती थी वो वही करती थी जो उसे सही लगता था।
and it means that the government had to be sensitive to the people's needs and demands. The dreams and the aspirations of the freedom struggle were made concrete in the constitution of the Indian independent India that laid down the principles of the यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये देखिए बहुत हम इसके बारे में हमने पढ़ा भी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे एडल्ट्स हैं 18 और 18 प्लस के जो लोग हैं उन्हें क्या है, राइट टू वोट है, कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आते हैं हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिज़ायर, अप्रूवल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम वोट कर सकते हैं या हमने कर दिया, लेकिन जो हमारी डिज़ायर्स है, एक्चुअली हमारी नीड है, फाइन, और जो हमारे अप्रूवल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लॉ मेकिंग में। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। द बेसिक आइडिया इन इट्स काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन and that is principle of the government as well as the other public institutions need to have the trust of these citizens। देखिए अब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स वाला जो हमारा ये सिस्टम है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या है कि जो अब जो गवर्नमेंट जो वो उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, अब हम तो सिर्फ इलेक्ट कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट उधर बन गई है अब, लेकिन अब उस गवर्नमेंट का बेसिकली क्या है, रोल है कि वो जो पब्लिक के जो ट्रस्ट है, हम देखो हम किसी पे ट्रस्ट करके ही तो इलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि ये हमारी बात सुनेगा, ये हमारे लिए वेलफेयर का काम करेगा, हमारी हेल्प करेगा, फाइन। तो लेकिन अब उस गवर्नमेंट का भी क्या रोल है कि वो हमारे ट्रस्ट को उस पर खरा उतरे, ठीक है, और हमारे लिए काम करे। अब हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब हम अप्रूवल कैसे देते हैं गवर्नमेंट को, एक तो पहला इलेक्शन के थ्रू देते हैं, कि क्या होता है, पहले हम इलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फ्रॉम द अमंग्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इन विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल representatives together controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives forms the government and also control it। अब हमने जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है, गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने अप्रूवल्स दे सकते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है या हमें इस लॉ से हमें प्रॉब्लम है या ये लॉ हमारे फेवरेबल नहीं है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने कंसेंट दे सकते हैं, हम अपना अप्रूवल दे सकते हैं गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट आता है इसमें द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का बेसिकली रोल है क्या, ये क्रिएट कब हुआ था, आफ्टर 1947। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ ऑफ द that the people of India have in principles of the democracy. These are the participation by the people in the decision making process and the government by consent. The parliament in a system has immense power because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. अब देखिए जो हमारे पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इमेंस पावर है, मतलब इतनी पावर तो है ही बेसिकली कि पूरी जो इंडिया के लिए वो क्या बनाती है, लॉ बनाती है। अब जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसका क्या है, जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो स्टेट लेजिस्लेचर की तरह ही होते हैं। हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पे वीडियोस आ चुके हैं बेसिकली। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला उसका पार्ट है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि जो इसमें इलेक्शन होता है वंस एवरी 5 ईयर्स। इसमें कब इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट।
द कैंडिडेट्स हु कंसेंट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें अब आगे बताया भी हुआ है कि जैसे once these candidates become members of the parliament or the MP, these MPs together make parliament। अब क्या होते हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं, वन सिलेक्टेड मेंबर्स दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं पार्लियामेंट के, बेसिकली टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि जो नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, ये मेन फंक्शन होता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, ये हमारी पार्लियामेंट है, फाइन। अब इसके तीन सब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होते हैं हमारे द प्रेसिडेंट। ये सब इसमें तो एक्चुअली ना शॉर्ट में दिया हुआ है। अब जब ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी एनसीईआरटीज़, जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत जैसी बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अभी इस बुक में जितना दिया हुआ है हम उतना ही पढ़ेंगे अभी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस इज द लिस्ट प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी MPs बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें क्या होता है कि जो जैसे लोकसभा इलेक्शंस हो गए, उसमें हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने MP हैं। जैसे टोटल कितने मेंबर हुए, 543, ठीक है। और 2 होते हैं इसमें एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में, फाइन। अब 542 में जो लार्जर जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, ठीक है, वो बनती है, कौन बनती है, जो मेन पार्टी बनती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो किस में आती है, वो मेजॉरिटी में आती है। जैसे 543 है, ठीक है, तो कितने होने चाहिए, 272, एटलीस्ट हाफ द नंबर्स, दैट इज़ 272 और मोर। जैसे इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है ये, तो भारतीय जनता पार्टी में कितने MPs हैं, 116, ठीक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट MP किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका मतलब मेजॉरिटी में कौन है इस टाइम, बीजेपी। और जो लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अब सबसे ज़्यादा किसके पास होने चाहिए, उसके बाद जिसके पास सबसे कम होंगे वो कौन बन जाएगी, अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। हमने जैसे चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि जिससे तीन होते हैं हमारे, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को चूज़ करना, फाइन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो हमारे PM होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लीडर किसके होते हैं, लोकसभा के, जो रूलिंग पार्टी होती है। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी, BJP। These ministers then take charges of the different areas of the government functioning like health, education, finance, etc. अब जैसे लीडर कौन हुए, हमारे PM हुए। अब लेकिन PM क्या करते हैं, अपने अंडर क्या करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या बनाते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, अपनी एक इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है इनकी। अब क्या होता है, ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी। देखिए अब कभी कभी ऐसा भी हो चुका है हमारे यहाँ पे कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है। तब क्या होता है कि कोई भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, वो आपस में
ज्वाइन हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। जब जो पार्टी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, जो मेजॉरिटी में नहीं आ पाती हैं, जब वो मिल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, तब उसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। अब आते हैं हमारा राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। अब देखिए, जैसे ये हमारी राज्यसभा है, ठीक है। अब इस राज्यसभा में पूरी इंडिया से जो हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, सब मतलब पूरी जितनी भी स्टेट्स हैं, सब में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, राज्यसभा बनाते हैं। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अब राज्यसभा का काम क्या होता है, जो लॉ लोकसभा बना देती है, ठीक है। अब लोकसभा के बाद किसके पास वो जो बिल होते हैं वो किसके पास रेफर होने के लिए आते हैं, राज्यसभा के पास आते हैं। अब राज्यसभा क्या करता है कि ये देखता है कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए, उसको रिव्यू करता है और ऑल्टर करता है अगर उसकी ज़रूरत है तो। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही इलेक्ट होते हैं। इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें, और प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट रोल है वो क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए, अब पार्लियामेंट का बेसिकली एक काम और भी होता है कि वो गाइड करे गवर्नमेंट को, कंट्रोल करे कि कैसे उन्हें आगे काम करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है वो किससे शुरू होती है, क्वेश्चन आवर से शुरू होती है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द क्वेश्चन आवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जब शुरू का जब एक 1 आवर होता है ना, ये जब सेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, जो जितने भी MPs होते हैं वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जो उसमें ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि कैसे जितनी भी कमियां रह गई हैं, टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। द अपोजिशन पार्टी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है ना, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी ना, तो इतने अच्छे हमारे जो हमें जो लॉज बना दिए हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, अपोजिशन पार्टी का काम ही बेसिकली ये है कि जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना, बेसिकली कि उनका हेल्दी रोल होना चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में। किसी तरीके का किसी के लिए किसी के राइट्स हैम्पर ना हो, ठीक है, किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दे हाईलाइट द ड्रॉबैक्स बेसिकली in the various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। अब क्या करते हैं, जो मोबिलाइज करते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बताते हैं कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं, ऐसा भी क्या करा जाना चाहिए, सजेशंस भी देते हैं। फाइन, द गवर्नमेंट gets valuable feedback and is kept on the toes by the questions asked by the MPs। अभी जितने वैल्यूएबल फीडबैक होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक रखा जाता है कि कैसे हम उनकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड informs the government। The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament। This is a key aspect of the functioning of the Indian democracy।
अब हम इसमें देखेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अब जो नए लॉज हैं ये बनते कैसे हैं, ये आते कैसे हैं, इसमें और बनाता कौन है, पार्लियामेंट ही बनाती है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देर आर मैनी वेज through which this takes place, and it is often different groups in the society that raise the need for a particular law. An important role of the parliament is to be sensitive to the problems faced by the people. देखिए पार्लियामेंट लॉ किस पे बनाती है, जितने भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हो गया, जिसमें बताया गया गोल नंबर 5 है हमारा एसडीजी का, जेंडर इक्वालिटी। ये मैंने आपको बहुत बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसके ये एक इसका गोल नंबर 5 है, जिसमें कि हमें ये कहा गया कि अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। अब आता है हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। जितने अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं ये कैसे बनते हैं, इसमें हम जैसे कोई लॉ बन गया है, ठीक है, अब हम उसको उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी कभी कभी हो जाती है। जैसे हम देखेंगे कि जैसे जो लोग होते हैं वो the people might criticize this law, holding public meetings, write about it in newspaper, report to the TV news channels, etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of the people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the government pressure on the parliament to change this. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक लॉ बन गया है, ठीक है, इसमें एक वेंडर्स के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, उनके ऊपर जैसे लॉ बनाया गया था कि क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनका भी अपना एक रूटीन होता है, ठीक है, इनका भी अपने एक ये एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका है। तो ये अगर स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ से खाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर भी एक ऐसे इस तरीके का लॉ लाया गया था, लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई करा गया कि ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं होना चाहिए। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई एंड कैंसिल लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, जब लेजिस्लेचर जो है हमारी लॉ बना देती है तो और एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको एग्जीक्यूट करती है, लेकिन हमारी जुडिशरी का क्या रोल आ जाता है यहाँ पे सॉरी, जुडिशरी का बेसिकली रोल ये आ जाता है कि वो चेक करती है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको एज़ पर आर कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लॉ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या हमारे कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को तो हैम्पर नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर तो हैम्पर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमारा जो हमारी जुडिशरी है वो क्या करती है, उसको हमारे कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको मॉडिफाई कर सके और उस लॉ को कैंसिल भी कर सकती है sorry. Thus that what we should in the mind is that in that extent involvement and enthusiasm on the people that helps parliament performs its representative functions properly. तो इससे हमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए कि कहीं किसी तरीके की किसी भी सिटीज़न को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 4 की। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।